अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान जो हमारे पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ का हमारा सिलेबस है उसके ये 4th रिफॉर्मर हैं जो हमने अपने सिलेबस में कवर करने होते हैं अकॉर्डिंग टू FPSC। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने हर जो टॉपिक है उसको यहाँ पर कवर करना है। जैसे हम फर्स्ट जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे हमने जितने भी रिफॉर्मर्स हमने स्टडी किए हैं हमने ज़रूर देखा है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिनमें उन रिफॉर्मर को मुस्लिम्स के लिए वर्क करना पड़ा, तो वो कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। देन सर सैयद अहमद ख़ान ने जो उस टाइम पे अब 1857 की वार हो चुकी थी और उसके बाद मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जा रहा था फ्रॉम ब्रिटिशर्स जो है वो कम्प्लीटली मुस्लिम्स को ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि जो वार है, हिंदूज़ ने भी इस तरह की जो है वो कॉन्स्पिरेसीज़ की कि वाकई मुस्लिम्स को ही उन्होंने इस चीज़ का ज़िम्मेदार बनाया। तो उन चैलेंजेस को सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कहा कि ऐसे मुस्लिम्स की रिफॉर्म मुस्लिम्स को ऐसे रिफॉर्म नहीं किया जा सकता सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमें वो चैलेंजेस देखने होंगे जो इस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले वो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया, देन उन्होंने अब इसके कितने सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे हेडिंग वाइज। देन जो उन्होंने एडवाइसेस की टू ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स, अपने वो जो ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ हैं उसके थ्रू, वो 3 आइडियाज़ थे जिसके थ्रू उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि आपने ये काम करना है। ये एडवाइस थी उनकी राइट मुस्लिम्स के लिए कि अगर आपको दोबारा से रिवाइव होना है सब कॉन्टिनेंट में, दोबारा से अपनी जो पहचान है, आपकी आइडेंटिटी जो मर्ज हो चुकी है उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है, तो इस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एडवाइसेस की उन्होंने मुस्लिम्स को, हम उनको स्टडी करेंगे। एंड देन हम सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान के एजुकेशन में, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली किस तरह से उन्होंने मुस्लिम्स को जो है वो उन्होंने सर्विसेज दी प्रैक्टिकली, उनको हम ये एडवाइसेस तो हैं कि जो उन्होंने बातें कही मुस्लिम्स को मना किया जिन चीज़ों से या फिर जिन चीज़ों के लिए उनको कंपेल किया वो होंगी, और जो उनकी सर्विसेज हैं जो उन्होंने प्रैक्टिकली किया, जैसे उन्होंने अगर अलीगढ़ जो कॉलेज उन्होंने स्कूल्स बनाए जो एजुकेशन के लिए जो किया, और जो उन्होंने फिर मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के दरमियान एक गैप जो था उसको ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें की, तो वो सारी सर्विसेज को हम 1 by 1 अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एट द एंड हमारे पास होगा कंक्लूजन एज यूजुअल, तो इसको हम कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के साथ स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए, 1898 में इनकी डेथ हुई। इसमें इनकी पैदाइश के बाद, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब तक ये ज़िंदा रहे, इसमें जो सबसे अहम इंसिडेंट था वो था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया अपनी प्रिजर्वेशन के लिए। किसकी प्रिजर्वेशन के लिए? ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स के लिए एंड देयर कल्चर इन पोस्ट 1857 पीरियड के 1857 के बाद से। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ 2 नेशन थेरी। उन्होंने 1857 के बाद ही मुसलमानों को ये चीज़ समझाई कि आप अलग नेशन हैं, किससे? हिंदू से, कि आप और हिंदूज़ दोनों एक नेशन नहीं हैं, बल्कि हर तरह से हर जो भी आप डेफिनेशन कोई भी देख लें किसी भी चीज़ की, नेशन की या किसी की भी, हम मुस्लिम्स और हिंदूज़ के हैं 2 डिफरेंट नेशंस हैं। मुसलमानों को ये बात समझाई जो कि मुसलमानों को तब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। देखिए, अगर हम यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान की इंट्रोडक्शन में बायोग्राफ़ी नहीं पढ़ रहे। बायोग्राफ़ी में आप ये पढ़ेंगे कि वो कब पैदा हुए, कब डेथ हुई उनकी, देन उन्होंने एजुकेशन कहाँ से गेन की, फिर उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। हमारा यहाँ पर मकसद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज को ही पढ़ना है जो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स के लिए किया। तो इसलिए उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में इतनी बात नहीं की हमने इंट्रोडक्शन में, ना ही आपने अपने पेपर में करनी है। आप अपने इंट्रोडक्शन में उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मस्ट है ये बतानी यहाँ पर कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो ताल्लुक़ है वो किसी आम फैमिली से नहीं था। उनके जो आप कह सकते हैं उनके ग्रैंडफादर और उनके फादर मुग़ल एम्परर्स जो हैं उनके यहाँ बहुत अच्छी पोस्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आप कह सकते हैं, उन पर काम करते थे।
बट सर सैयद अहमद ख़ान भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन भी ली और मॉडर्न एजुकेशन वो भी उन्होंने गेन की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मुग़ल एम्परर्स के अंडर जो है वो काम नहीं करूँगा। तो इसलिए उन्होंने आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन ही ज्वाइन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने मुग़ल एम्परर्स के अंडर काम करने की बजाय किसके अंडर काम किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर 1838 में। 1838 में आप नॉमिनल पोस्ट पर तो मुग़ल एम्परर्स थे ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल तो था। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि वो क्या बन गई थी? पॉलिटिकली भी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दी थी उन्होंने। बट फिर भी मुग़ल एम्परर्स मौजूद थे। 1857 के बाद कम्प्लीटली मुग़ल एम्परर्स का दौर आपके ख़त्म हुआ, लेकिन उससे पहले था। बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मुग़ल एम्परर्स के पास काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करूँगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने वहाँ पर काम किया और क्लर्क, सबसे पहले क्लर्क के तौर पर वो ऐड हुए वहाँ पर। और उसके बाद अपनी वर्क से अपनी तरक्की करते करते एट लास्ट जो है वो काफ़ी अच्छे ओहदे पर भी पहुँच गए। तो इनके ग्रैंडफादर और जो फादर थे वो मुग़ल एम्परर्स के यहाँ काम करते थे। तो देयर ही बिकेम अवेयर ऑफ एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ अमंग ब्रिटिशर्स एंड इंडियन कम्युनिटीज़। 1857 से पहले ही उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मुस्लिम्स कितने पीछे हैं ब्रिटिशर से। यहाँ हिंदूज़ जो हैं वो फिर भी मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रिलीजियस मुस्लिम्स हैं, जो कंजर्वेटिव हैं आप ये कह सकते हैं, वो लोग मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे, इंग्लिश एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना या उसको लर्न करना वो अपने लिए एक गुनाह समझते हैं। तो उनको वहाँ पर पता चला कि क्या डिस्पैरिटीज़ हैं अमंग मुस्लिम्स एंड अमंग ब्रिटिशर्स। तो ये इंट्रोडक्शन है। बायोग्राफी के अलावा आपने इस इंट्रोडक्शन को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। बायोग्राफी आपको नहीं लिखनी होती पेपर में कि आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, बल्कि उनकी जो सर्विसेज हैं रिलेटेड टू मुस्लिम्स, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जैक्ट, उसके बारे में आपने बताना है। ये इंट्रोडक्शन बहुत कम है, आप इसमें और भी एडिशन करें, ये तो बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में हमें बस यही अंडरस्टैंड करना है कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स की रिवाइवल के लिए, मुस्लिम्स के लिए सर्विसेज दी, जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे, तो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट की क्या कंडीशन थी। देखिए, जितने भी रिफॉर्मर्स, हम 4th रिफॉर्मर को पढ़ रहे हैं। हमने पहले शेख अहमद सरहिंदी को पढ़ा, देन शाह वलीउल्लाह को, देन सैयद अहमद शहीद को, अब सर सैयद अहमद ख़ान को पढ़ रहे हैं। एक ही रीज़न था कि वहाँ पर उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर थी, और उसका जब डिक्लाइन एरा स्टार्ट होता था तो मुसलमानों का भी डिक्लाइन एरा स्टार्ट हो जाता था। तो ही डिक्लाइंड, देन बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स फॉट अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उन्होंने अपनी, अच्छा, ये जो मुग़ल एम्पायर थी ये जस्ट मुस्लिम्स के लिए नहीं बल्कि हिंदूज़ के लिए भी एक नॉमिनल पावर आप कह सकते हैं। उनके लिए भी इनकी सेंटिमेंट्स थे, उनके मुग़ल्स के लिए भी, मुग़ल एम्परर्स के लिए। तो उन्होंने वैसे भी कुछ हिंदूज़ अपने पर्सनल बेसिस के लिए भी कुछ उन्होंने ये वार इंडिपेंडेंस की स्टार्ट की। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस को हम कंप्लीट अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वार के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया। ओके, ये बात MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका रूल कब स्टार्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट में, तो वो 1857 के बाद हुआ। 1857 से पहले किसका रूल था वहाँ पर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल नहीं था। तो दे रिगार्डेड मुस्लिम एज देयर सोल एनिमी। अब देखिए, उनके नज़दीक हिंदूज़ ने कॉन्स्पिरेसीज करके ब्रिटिशर्स को ये अंडरस्टैंड करवाया, उनको ये समझाने की कोशिश की कि हम रीज़न नहीं हैं ये 1857 की जंग की, बल्कि कौन रीज़न है? मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम्स के साथ इतना बुरा सलूक किया जाना लगा कि उनकी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो ख़त्म कर दी गई, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट करने लग गए। उसके अलावा मुस्लिम्स के जो सेंटिमेंट थे, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स थे, इमोशनल सेंटिमेंट्स थे अपने लैंग्वेज के साथ, उसको एज ऑफिस लैंग्वेज रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? इंग्लिश के साथ। उसके बाद मुस्लिम्स का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में जा रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा उसमें मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी। हिंदूज़ और सिख्स, बाकी सारे कम्युनिटी के लोग जो थे वो अच्छे तरीके से एजुकेशन गेन कर रहे थे, बट मुस्लिम्स ऐसा नहीं कर रहे थे। तो मुस्लिम्स की कंडीशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स, उनकी एक तो डिस्पैरिटी थी अमंग एजुकेशन की बेस पर। सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस चीज़ को सबसे बड़ा रीज़न करार दिया, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम्स की डिक्लाइन एरा का, उन्होंने कहा कि वो है एजुकेशनल डिस्पैरिटी। और एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। वो काम कैसे कैसे किया उन्होंने, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने इंस्पायर किया, या जिन इंस्टीट्यूशंस के लिए एजुकेशन
के तौर पर वर्क किया, उन सबको हम यहाँ पर जो है 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये सिचुएशन थी मुस्लिम्स की। बैकग्राउंड ऑलमोस्ट चारों जो आप कह सकते हैं कि हमारे जो रिफॉर्मर हमने पढ़े हैं उनका सिमिलर ही था कि मुस्लिम्स की कंडीशन ख़राब थी, उनकी आइडेंटिटी मर्ज हो रही थी। एक सर सैयद अहमद खान ने रिलीजियस, बाकी हम तीन, ये थोड़ा सा डिफरेंस है चारों रिफॉर्मर्स में कि बाकी 3 रिफॉर्मर्स ने रिलीजियस बेस पर जो है वो मुस्लिम्स का रिवाइवल किया, बट सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन बेस पर किया। ये चारों में जो है वो उनकी डिफरेंस है, उनके जो उन्होंने सर्विसेज दी मुस्लिम्स को। तो सर सैयद अहमद खान के टाइम पर मुस्लिम्स को उस टाइम पे ज़रूरत भी किसी की थी, मॉडर्निज़म की, कि वो मॉडर्निज़म की तरफ आए। तो सर सैयद अहमद खान ने जो कुछ किया उसको अब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आर चैलेंजेस, के जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए सर सैयद अहमद खान ने फॉर ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। अब मुस्लिम्स की ये कंडीशन थी, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मैं अब रिवाइव करूंगा मुस्लिम्स को। सर सैयद रियलाइज्ड इफ मुस्लिम्स डिडंट एक्सेप्ट द चेंज पोस्ट 1857, देयर एग्जिस्टेंस, देयर फेथ, देयर बिलीव्स, देयर प्रैक्टिसेस विल मर्ज इन क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म। मीन्स आप कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न तरीके से जो है वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट किया, राइट। तो उनका ये ख्याल था कि अगर मुस्लिम्स ने 1857 के बाद अपने अंदर वो चेंज नहीं लेकर आए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, राइट, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक चीज़ कॉमन है तमाम रिफॉर्मर्स में कि सब ने मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए काम किया, और यही काम सर सैयद अहमद खान ने किया। तो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले वो चैलेंजेस जो है उनको आइडेंटिफाई किया, मुस्लिम्स को उनको रियलाइज़ करवाया, मुस्लिम्स को अवेक किया कि ये प्रॉब्लम्स हैं आपके, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकते जब तक आप उसको पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। तो सर सैयद अहमद खान ने यही चीज़ रियलाइज़ कराई मुस्लिम्स को। तो जो फर्स्ट हमारे पास है वो है सोशियो पोलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, राइट। ये पहला हमारा टॉपिक है। इसमें क्या था कि सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि जो लॉस ऑफ पावर है, हार्श रिस्पॉन्स है ब्रिटिश रूलर्स का टू द रिबेलियंस यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स जस्ट कौन थे, मुस्लिम्स थे। तो उन्होंने कहा कि एक तो लॉस ऑफ पावर हो गया मुस्लिम्स का, दूसरा ब्रिटिश रूलर्स का जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेड टू रिजेंटमेंट अमंग मुस्लिम्स। इसकी वजह से मुस्लिम्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, रिजेंटमेंट, किन के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ये रिजेंटमेंट पैदा हो रही है और इसको फर्दर एग्जैजरेट कौन कर रहे हैं, हिंदूज जो है वो कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे। खुद एक तरफ वो ब्रिटिशर्स के साथ थे और दूसरी तरफ मुस्लिम्स को कह रहे थे हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, ब्रिटिशर्स की वजह से। और ब्रिटिशर्स के पास जाके कह रहे थे कि मुस्लिम्स ने ये सब किया है। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट प्रोड्यूस कर रही थी इन द हार्ट ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये उस टाइम पे ये था सर सैयद अहमद खान को कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ब्रिटिश रूल्ड कंट्री में मुस्लिम्स जो हैं वो अंडर क्लास बन जाएंगे, तो ब्रिटिशर्स जो है वो किसके साथ एसोसिएशन बना लेंगे, हिंदूज़ के साथ। तो ये सबसे पहला काम जो सर सैयद अहमद खान ने पहली चीज़ आइडेंटिफाई की कि सोशली और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया जा रहा है मुस्लिम्स को, इस चीज़ से हमने निकलना है, राइट। पहली चीज़ उन्होंने मुस्लिम को ये बताई कि हिंदूज़ आपको एग्जैजरेट कर रहे हैं, आपने हिंदूज़ की बात नहीं माननी, राइट। ये पहला स्टेप था जो सर सैयद अहमद खान ने, पहला चैलेंज था जो सर सैयद अहमद खान ने जिसको आइडेंटिफाई किया और मुस्लिम्स को ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि हिंदूज़ जो आपको कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आपके दिलों में जो रिजेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स पैदा हो रही है इसको ख़त्म कर दें, राइट। ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स को भी सर सैयद अहमद खान ने ये चीज़ रियलाइज़ कराई। उन्होंने कहते हैं वो मैगजीन्स लिखे, असबाब बगावत हिंद, वो उन्होंने मैगजीन लिखा, उसमें बताया कि क्या रीज़न थे सर ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस के, कि मुस्लिम्स इसकी सोल रीज़न नहीं है, राइट। इसको मतलब शुरू तो किया गया है बट एग्जैजरेट किसने किया था, हिंदूज़ ने, और अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। हिंदूज़ एग्जैजरेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को कि उनके दिल में रिजेंटमेंट पैदा हो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो सर सैयद अहमद खान का मेन मकसद ये था कि ये जो गैप है, ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स, उसको वो ख़त्म करें। तो उन्होंने फर्स्ट ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि जो सोशियो पोलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की जा रही है मुस्लिम्स की और हिंदूज़ उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं और हिंदूज़ ही कर रहे हैं उसको अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है और इसको हमने रेक्टिफाई करना है, राइट। नेक्स्ट सेकंड जो उन्होंने चैलेंज आइडेंटिफाई किया वो था थ्रेट टू इस्लाम एंड मुस्लिम्स इन इंडिया,
कि मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या थ्रेट है यहाँ पर इंडिया में। तो ये उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला हमारा थ्रेट है वो ये है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो मर्ज होती जा रही हैं हिंदूज़ के साथ। मुस्लिम्स तिलक का निशान लगा रहे हैं, मुस्लिम्स गलत नहीं समझ रहे हिंदू प्रैक्टिसेस को करना, जैसे सती और ये इस तरह की जो कस्टम्स हैं वो मुस्लिम्स के अंदर भी आते जा रहे थे। तो जो इमर्जेंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म है और ब्रिटिशर्स की जो हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे वो जॉब से ख़त्म कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट कर रहे थे, तो ये चीज़ें जो है ना फेवर कर रही थी बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स को, और फेवर किसको कर रही थी? हिंदूज़ को फेवर कर रही थी। तो मुस्लिम्स जो है वो बैक पे जाए जा रहे थे। जैसे आपने पहले देखा कि 800 ईयर्स से ज़ायद मुस्लिम रूलर्स ने वहाँ पर जो है वो रूल किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बट तादाद किसकी ज़्यादा थी? हिंदूज़ की। तो वो हिंदूज़ जो है ना वो मतलब वो चाहते थे कि अब हिंदूज़ जो है वो रूल करें और मुस्लिम्स हमारे अंडर हों, ताकि मुस्लिम बैकवर्डनेस पे चले जाएं। और ये चीज़ जो है फिर किसको नुकसान पहुंचाती? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम को, रिलीजन को, और दूसरा किसको? मुस्लिम्स को। तो सर सैयद अहमद खान ने दूसरा ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि हिंदू नेशनलिज्म स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ साथ हमें मुसलमानों के लिए भी नेशनलिज्म स्टार्ट करना होगा। इसी बेस पर उन्होंने तब टू नेशन थ्योरी दी कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग नेशंस हैं, एक नहीं है। ये बिल्कुल भी इनके लिए एक स्टेट या एक जगह पर इनका रहना भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब वो चाहते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये चाहते थे कि मुस्लिम्स और हिंदूज मिल के रहें। बट फिर उसके बाद जब नेशनल, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दूसरे की जो बिलीफ्स हैं, एक दूसरे के जो फेट हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको मर्ज नहीं करें। ठीक है, मर्ज करने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? इस्लाम का, और मुस्लिम्स के पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। राइट। उसके बाद लैक ऑफ यूनिटी एंड सेक्टेरियनिज्म। तीसरी चीज़ जो उन्होंने आइडेंटिफाई की, उन्होंने ये कहा कि सबसे जो प्रॉब्लम है वो आपका आपस में है, कि मुस्लिम्स ही आपस में यूनिटी में नहीं है, बल्कि डिफरेंट सेक्ट्स बनाए हुए हैं और उनमें डिवाइड है। तो ये चीज़ हमें ख़त्म करनी होगी, और जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है हमारी उसको हमें आगे लेके आना होगा, और अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स और डिवीजन्स को हम पहले ख़त्म करेंगे, देन हम जो है वो उसकी तरफ जाएंगे, दूसरा कि हमें ब्रिटिशर्स और हिंदूज़ के साथ किस तरह से रहना है। तो ये जो यूनिटी है इसकी कमी है हमारे अंदर, और हमारे जो सेक्ट्स हैं हमें उन्हें अपने रिलीजन से ख़त्म करके सबको मिलजुल के काम करना होगा। तो ये तीसरा चैलेंज था जो आइडेंटिफाई किया सर सैयद अहमद खान ने, और मुस्लिम्स को बताया कि आप इस पर वर्क करें। फोर्थ चैलेंज वाज कल्चरल एंड रिलीजियस आइसोलेशन। मुस्लिम्स जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एजुकेशन को और मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करना। इस रेजिस्टेंस की वजह से मुसलमान आइसोलेट होते जा रहे थे और मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा था। जैसे पहले ही कहा कि सोशियो और पॉलिटिकली उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा था, सिर्फ सोशियो पॉलिटिकली नहीं, कल्चरली और रिलीजियसली भी उनको मार्जिनलाइज, उनको साइड लाइन किया जा रहा था। बिकॉज हिंदूज़ नहीं चाहते थे मुस्लिम्स आगे आएँ, और ब्रिटिशर्स भी ऐसा ही चाहते थे। ऑलमोस्ट हिंदूज़ को वो फेवर कर रहे थे, उनको जॉब्स दे रहे थे, उनको प्रॉपर्टीज़ दे रहे थे, उनको बड़े ओहदे भी एडमिनिस्ट्रेशन में दे रहे थे, बट कोई भी मुस्लिम के साथ वो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ने ये 4 पॉइंट्स बताए कि एक तो हमें सोशियो पॉलिटिकली, कल्चरली और रिलीजियसली हमें मॉडर्नाइज होना है, हमें मार्जिनलाइज नहीं होना, हमें साइडलाइन नहीं होना। सेकंड, उन्होंने कहा कि हमें अपनी यूनिटी और अपने सेक्टेरियनिज्म जो है ये हमारे अंदर इसकी कमी है और हमें इसको इन्हेंस करना है। और देन फोर्थ जो बात उन्होंने की वो ये थी कि सिख थ्रेट्स हैं। उन्होंने फोर्थ जो बात की वो ये की कि इस्लाम को और मुस्लिम्स को जो थ्रेट है हिंदू से, ब्रिटिशर से, वो यही है कि हमारी जो है वो यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, और हम एक पॉइंट पर नहीं है। तो हमें एक पॉइंट पे आना है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें मॉडर्न एजुकेशन गेन करनी है, बिकॉज मॉडर्न एजुकेशन के बगैर हम आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे हर तरह से। राइट, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली, हर तरह से हम जो है वो मार्जिनलाइजेशन, हम साइड लाइन हो जाएंगे अगर हम ये गेन नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़े जो चैलेंजेस थे जो आइडेंटिफाई किए। देखिए, मुस्लिम्स को इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं थी। उनके साथ बुरा सलूक होता था सब कॉन्टिनेंट में, बट उनको रियलाइजेशन नहीं थी। तो सर सैयद अहमद खान ने यही रियलाइजेशन करवाई उनको, कि बताया उनको कि आपको करना क्या है। उसके बाद कुछ एडवाइसेस थी जो ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स को दी उन्होंने। पहले तो उन्होंने, जैसे आपको बताया, ये 4 पॉइंट्स थे। उन्होंने जो बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, अपने डिफरेंट पेपर, रिसर्च पेपर से देखें आप।
तो उन्होंने ये बेसिक 4 फैक्टर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें आप पैराग्राफ राइटिंग में जितना मर्जी इसके अंदर आप लिख सकते हैं, रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए फैक्टर्स और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इनकी रेमेडी भी है। रेमेडी के तौर पर हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने अपने एक ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ दिए जो उनकी सारी फिलॉसफी को डिस्क्राइब करते हैं। उस आइडिया में, उन ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ में 3 बातें आती हैं, 3 मेन पॉइंट्स हैं।